हेलो। आज हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इसके लिए एक एमपीपीएससी एग्जाम करवाती है जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 शामिल किया गया है। आज हम इसे एक एक इसकी धारा को बड़ी बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला इसका एक्ट उठाते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जैसे हमने देखा है कि समाज में दहेज का प्रचलन लंबे समय से देखें तो प्राचीन काल में भी ये लगभग जब कबीलाई समाज था, आर्यंस आए थे, तब से इसका प्रचलन है। लेकिन तब ये चीजें एक अपन बोलते हैं कि जैसे स्त्री धन के रूप में था। मतलब किसी स्त्री के लिए जब उसका विवाह होता था तो उसे मतलब इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि उसके हित के लिए उसके माँ बाप के द्वारा कुछ चीजें दी जाती थी, तो वो स्त्री के काम में आती भी थी उसके बाद में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वो चीजें सब अपने विकराल रूप में आई और आगे आकर के उसने दहेज का रूप ले लिया। तो उस दहेज अ, अधिनियम की अपन को जरूरत इसलिए पड़ी कि इसके पीछे महिलाओं की हत्याएं तक की जाने लगी, तो इसे रोकना बहुत जरूरी बन गया समाज में। तो जैसे ही जब हम 1947 में आजाद होते हैं तो सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में से था कि महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किया जाए। इसीलिए 1961 में आकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को लेकर के आई, जिसमें हम देखेंगे कि देखिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास। ये हम 1961 का अधिनियम संख्या 28 है। अब मैं 28 आपको क्यों पढ़ाऊंगा, इसका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 28 कहाँ पे, देखिए ये अधिनियम की ये संख्या है 28। इसको बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है नॉर्मली क्वेश्चन इसी प्रकार से वो पूछ लेता है कि भाई दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 का, इसकी अधिनियम संख्या क्या है। मतलब ये एक बेवकूफी भरी चीज है, ये ऐसे नहीं पूछना चाहिए ये सारी चीजों को, लेकिन उसमें वो पूछ लेते हैं। तो फिर बाद में स्टूडेंट क्या करेगा, भाई उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही एक्ट को। तो ये मान लीजिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि यह अधिनियम की संख्या कौन सी है, तो 28 नंबर है। अब यह लागू कब, ये बना कब ये एक्ट, तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 20 मई 1961। अब इसके देखिए उद्देश्य क्या बनाया है उन्होंने, उद्देश्य भी उन्होंने सबसे ऊपर लिख दिया। इसमें क्या लिखा है, दहेज का देना या लेना दोनों ही उन्होंने प्रतिषिद्ध कर किया है। प्रतिषिद्ध यानी प्रोहिबिट किया है, रोका है, रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ना तो दहेज देना सही है और ना दहेज लेना सही है, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया हमारी संसद ने। मतलब ये केंद्र का एक्ट है, ये बात ध्यान रखना, केंद्र सरकार इसको लेकर के आई थी। तो ये बना कब, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा पीएससी का, एडीपीओ में जो पूछा जाता है कि यह भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद के द्वारा, 12वें वर्ष में मतलब यही क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष पारित किया गया। तो सीधा आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे 58, 59, 60, 61, इस टाइप के चार ऑप्शन बना देगा, 59, 60, 61, 62। तो आपको ये जैसे 1961 का था, जैसे इसमें 12वें वर्ष में हुआ है तो अपन उसको जोड़ भी सकते हैं। जैसे 1950 में हम गणतंत्र बने, 1950 के बाद 12वां साल था तो 12वें वर्ष में इन्होंने पारित कर दिया। तो अपने लिए तीन क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट हुए, एक तो इसका संख्या क्रमांक 28, दूसरा इसका ये 12वां वर्ष में हुआ, और तीसरी अपनी ये डेट। और सबसे महत्वपूर्ण, दहेज का देना और लेना दोनों ही प्रतिशत दें इसके तहत। ठीक है, प्रतिषिद्ध का मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है बाद में अगर कहीं इनका पालन नहीं होता तो, इस अधिनियम का। तो जैसे देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब इसके आगे देखेंगे तो देखिए इसकी कोई भी एक्ट की पहली धारा होती है, उसमें क्या होता है नॉर्मली कि यूज होती हैं चीजें, जैसे कि ये संक्षिप्त नाम,
यानी एक्ट का सिंपल नेम क्या है? तो इस एक्ट का सिंपल नेम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यही इसका मुख्य नाम है। फिर दूसरा इसका विस्तार। विस्तार यानी कहाँ ये एक्ट लागू कहाँ हुआ? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर इंडियन हमारी जो भारतीय संसद है ये कोई अधिनियम बनाती है तो लगभग ये भारत के पूरे भारत पर ही लागू होता है, मतलब भारत के हर क्षेत्र पर लागू करते हैं इसको। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर लागू, संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश भी आता तो मध्य प्रदेश पर भी लागू होगा। तो यह उस तारीख को प्रवर्त होगा। प्रवर्त का मतलब है कि यह एक्ट बना दिया सब कुछ, लेकिन ये लागू कब होगा? मतलब ये जिस दिन से यह लागू होगा उसी दिन से इस एक्ट की सारी धाराएं काम करने लगेंगी, सेक्शंस उसी दिन से काम करेंगे। तो अब ये कब लागू होगा? जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में, राजपत्र क्या होता है? इस जैसे हम आजकल सूचना पत्र जैसे अपना वो पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, पेपर क्या होते हैं? निजी पेपर्स हैं ये सब। लेकिन ऐसे ही क्या है कि एक राजपत्र होता है, राजपत्र यानी सरकार का पेपर होता है, एक न्यूज़पेपर टाइप का। लेकिन ये चूंकि सरकारी है तो इसमें क्या होता है, सरकार की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो इसी में प्रकाशित होती हैं, मतलब इन्हीं में उनका प्रकाशन किया जाता है। तो हर एक्ट का उसी में प्रकाशन किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वही राजपत्र होता है। तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी राजपत्र में जिस जो तारीख डिसाइड कर देंगे उसी तारीख से यह लागू हो जाएगा। अपन को धारा ऐसे रटना नहीं है बिल्कुल भी, और ना हम ये रटने का बिल्कुल भी काम करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसको अपन। अब इसमें हम सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट देखें, दहेज। दहेज का मतलब क्या है? दहेज का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा तो दहेज के अर्थ में हम देखेंगे कि देखो इसमें परिभाषा दी है इस अधिनियम में, दहेज को ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब होता है कि वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी होती है उसको बोलते हैं। यानी जैसे कोई चेक है, चेक दे दिया, या कोई बॉन्ड दे दिया जो बाद में उसको बनाया जा सके, इस प्रकार का कोई बॉन्ड दे दिया, तो उसको भी दहेज की चीज, दहेज में ही शामिल किया जाएगा। और संपत्ति तो आप सब लोग असेट को जानते ही हो कि जैसे कोई पैसे दे दिए या कोई प्लॉट दे दिया किसी को संपत्ति के रूप में, यही सब सारी चीजें दी जाती हैं। संपत्ति वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जैसे एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अब चल और अचल से अपन पता लगा सकते हैं। जैसे चल संपत्ति यानी कि जो, अगर नॉर्मली भाषा में कहें तो चल सकते, जो चल सके, चल सके यानी कि जैसे कि अपन ने कैश दे दिया किसी को, चलने की है, मूविंग यानी है कि ये घूम पूरे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में घूमने वाली चीजें सर्कुलेट होती है, चल संपत्ति है। अब अचल संपत्ति जो चल ही नहीं सकती, चलने का मतलब जैसे मान लो कोई जैसे अपन ने मान लिया कोई प्लॉट दे दिया किसी को, इस टाइप की संपत्ति अचल संपत्ति में आएगी ये सारी। तो ये अचल संपत्ति, तो दो प्रकार की संपत्ति, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान असेट, कोई मतलब वैल्यूएबल असेट है, जैसे कि मान लो कोई चेक दे दिया किसी को, इस टाइप की चीजें। तो ये सब जो विवाह के समय या उसके पूर्व, यानी कि तुम शादी के टाइम भी दे सकते हो, या शादी के तुमने पहले दे दी हो, या शादी के बाद दी हो, मतलब तीन चीजें हो गई। ये शादी हुई तो शादी के पहले, शादी के बाद और शादी के समय, यानी तीनों स्थिति में अगर तुमने किसी भी प्रकार का पैसा या चल किसी प्रकार की भी संपत्ति दी है तो वो दहेज माना जाएगा। अब दहेज में क्या क्या होगा, कौन कौन दे सकता है? विवाह का एक पक्षकार, एक पक्षकार का मतलब मान लो कि दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के घर वालों को दहेज दिया, तो इसमें क्या हुआ कि विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को देना, और विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विवाह के किसी भी पक्षकार या अन्य व्यक्ति को दिया जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे दूल्हे के माता पिता ने किसी दूसरे वधू के माता पिता ने वर के माता पिता को ही दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें थर्ड पार्टी भी होती है, जैसे मान लीजिए लड़के वाले की साइड से कोई और मांगने आ गया तीसरा, और कोई मीडिएटर होता है, तो उसने अगर ऐसी पेशकश की तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन इसमें उसने उन्हें एक डिस्क्रिप्शन दे के दिया है कि इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर की राशि होती है वो लागू नहीं होगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका एक मैं सिंपल सिंपल आपको बता देता हूँ। जैसे मूल्यवान, इसकी ये है, स्पष्टीकरण इन्होंने करके दिया है। मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति की जो परिभाषा होगी
वो हमारी आईपीसी थी, पहले आईपीसी थी, अब वो चेंज हो चुकी है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया है, धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी है। अब चूंकि इसमें परिभाषा उसने कहीं नहीं समझाई मूल्यवान प्रतिभूति, लेकिन उसने लिख दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है कि आईपीसी की जो धारा 30 होगी उसमें दिया होगा। अब यही हम देखेंगे धारा 3 में दहेज लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। हमें धारा रटना नहीं है, हमने देख लिया दहेज की परिभाषा को देख लिया। फिर हम इसके बाद में दहेज देने या दहेज लेने इसके लिए दंड दिया जाएगा। अब चूंकि इसके लिए दंड कितना होगा, मतलब इसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी, तो देखिए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब जब यह अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद कोई दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेने के लिए प्रेरित करेगा मतलब किसी को, तो क्या होगा, वह कारावास से यानी उसको जेल होगी जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब कम से कम 5 साल की उसको सजा होगी। अगर किसी व्यक्ति ने दहेज दिया या दहेज लिया या दहेज लेने या देने को प्रेरित किया तो उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना क्या होगा, 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम तक का, मतलब 15,000 तो मिनिमम उस पे लगेगा ही जुर्माना। और साथ में अगर दहेज दे दिया होगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का दहेज दिया तो 1 लाख रुपए के बराबर दंड दिया जाएगा, इनमें से जो भी अधिक होगा वही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कम से कम 15,000 रुपए तो उसको देना ही है। अब मान लीजिए उसने दहेज 1 लाख का दे दिया लड़की वाले ने भाई, और पकड़ में आ गया कि 1 लाख का दिया है, तो 1 लाख रुपए उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा, 5 साल की सजा, कम से कम 5 साल की सजा। अब इस 5 साल को भाई न्यायाधीश कम भी कर सकता है विशेष परिस्थिति में, अगर कोई कारण ऐसा हो जाए तो। लेकिन अपन को ध्यान क्या रखना है कि सजा कितनी होगी इसमें, कम से कम 5 साल की सजा और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना या दहेज के मूल्य तक की रकम, जितना दहेज दिया है उतनी रकम। अब इसको हम देखें, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, कब इसको माना जाएगा। जैसे ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय दी जाती है उनके संबंध में लागू नहीं होगा। मतलब ये इस अधिनियम के इस धारा के बारे में ये बताया गया है कि जैसे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं दुल्हन को या दूल्हे को, तो वो गिफ्ट इसमें शामिल नहीं होंगी, उससे इसको फ्री रखा है। लेकिन अपन को मेन इसमें देखना था कि इसमें दहेज के लिए दंड क्या है, तो हमने दंड इसको देख लिया। फिर दहेज मांगने के लिए दंड क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की होगी। मतलब कम से कम 6 साल 6 महीने की तो उसको सजा होगी और साथ में यह 2 वर्ष से अधिकतम 2 वर्ष तक होगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक का होगा। यानी कम से कम 6 माह की सजा जो 2 वर्ष तक की होगी अधिकतम, और 10,000 रुपए तक का। यदि दहेज मांगने के लिए अगर दहेज मांगा तब ये स्थिति होगी। और पिछले वाले में क्या था कि दहेज ले लिया तब की स्थिति थी, दहेज देने या लेने के लिए दंड था। और ये दहेज मांगने के लिए केवल, अगर कोई व्यक्ति मांग ही लेता है ना तो उसमें भी उसको 6 महीने की सजा हो जाती है कम से कम। ये इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक नई धारा 1986 में जब संशोधन हुआ, धारा 4 का जोड़ी गई जो विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है। विज्ञापन पर पाबंदी क्या, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के बराबर कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा। मतलब विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी है कि ये कुल मिला के इस धारा का मोटा मोटा मतलब ये है कि दहेज के संबंध में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं करना है, एडवर्टाइज नहीं करना है कि भाई हम इतना दहेज ले रहे हैं या कुछ भी। अगर इस प्रकार का भी कुछ होगा तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया है। उसके लिए क्या है, कम से कम 6 माह की सजा जो 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 15,000 रुपए तक का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और
दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। मतलब दहेज देना या लेना इनके लिए आपस में मतलब शून्य होगा, बिल्कुल लेना ही, ऐसा कुछ होना ही नहीं है, आपस में समझौता इसके लिए कुछ होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। दहेज का पत्नी या उसकी वारिसों के लिए, वारिसों के फायदे के लिए होना। अब ऐसा कोई दहेज दिया जाता है कि मान लीजिए वो उस लड़की जिसकी शादी हो रही है उस लड़की के यूज में आएगा वह पैसा, तो ऐसे पैसे को तीन तरीके से यूज किया जाएगा कि या तो वो लड़की के बिहाफ पे किसी और ने लिया होगा, सीधी सी बात है कि दहेज देते हैं तो लड़के के घर वाले लेते हैं उस पैसे को। अब लड़के के घर वाले ये बोल रहे हैं कि हमने पैसा लिया है लड़की के लिए, तो उस पैसे को शादी के 3 महीने के अंदर उस लड़की को वापस देना होगा वह पैसा, क्योंकि लड़की के नाम पे लिया गया है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। अब मान लीजिए वो लड़की खत्म हो जाती है किसी प्राकृतिक कारण से, वो खत्म होगी, तो उसके लिए अगर उसकी कोई संतान है, उस लड़की की संतान है, तो उस संतान को पैसा वापस करना होगा, उस संतान को देना होगा पैसा। अगर उसकी कोई संतान भी नहीं है तो जो पैसा उसकी माँ लड़की के माँ बाप से लिया था उस लड़की के माँ बाप को वापस लौटाना होगा, ये सब है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें फिर जुर्माने का प्रावधान किया है, जैसे कि ये है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की होगी, तो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा जुर्माना। मतलब 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा, 5,000 रुपये कम से कम और 10,000 रुपये तक का, मतलब 5,000 से 10,000 के बीच में जुर्माना लगेगा, ये इसका रहेगा। ठीक है। और यदि अब देखिए इसकी धारा अपन देखते हैं, आगे चलते हैं तो इसमें मेन यही था। इसके बाद अगली धारा इसकी आती है अपराधों को संज्ञान। अब इसकी अपराध कहाँ पे दिए होंगे, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार होंगे 1973 की। तो इसका जो प्रकरण देखा जाएगा, अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कम का ना हो, मतलब कम से कम महानगर मजिस्ट्रेट हो या प्रथम वर्ग श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, वही इस मामले को देखेगा। इससे कम का कोई न्यायाधीश नहीं देख सकता। ठीक है। फिर इसमें सबसे मेन एक और क्या है, हम्म, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना और जमानतीय और असमनीय होना, संज्ञेय होना तथा जमानती और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगा जैसे ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए धारा, इसमें अपन देखेंगे देखिए, अगर इस धारा के तहत धारा 8 का के तहत अगर कोई व्यक्ति मामलों में सब अगर कोई व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, दोषी क्या उसको अभियुक्त बनाया जाता है, तो यह भी अभियुक्त ही साबित करेगा, मतलब वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वही व्यक्ति इसको साबित करेगा कि मैंने ना तो ऐसा दहेज लेने के लिए कहा था, ना दहेज लिया है, ना दहेज दिया है, और ना दहेज लेने के लिए मैंने किसी को प्रेरित किया है। यह सब उसी व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा। और दूसरी बात, धारा 8 के तहत यह इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध जो होगा ना वह अजमानतीय होगा, मतलब इसमें कोई जमानत नहीं होगी, और असमनीय होगा, मतलब इसमें कोई समझौता भी नहीं होगा। इसमें बिना वारंट के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी भी होगी, मतलब इसमें कोई वारंट की जरूरत नहीं है, केवल शिकायत लिखी और सीधा गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध है ये। ठीक है। और इसमें फिर एक इम्पोर्टेंट धारा आती है 8 खा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है वही दहेज से संबंधित सारे मामलों को देखेगा, वही क्या पालन करेगा, देखिए अपने कर्तव्यों के पालन में वह देखेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सही से हो रहा है या नहीं, दहेज दुष्प्रेरित कौन कर रहा है, दहेज मांगने को यथासंभव रोकेगा,
अधीन अपराध वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसे साक्ष्य एकत्रित करना जो आवश्यक हो, ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार उसे सौंपे। मतलब कौन से काम करेगा? वे काम करेगा जो राज्य सरकार उसे सौंपेगी। अब ध्यान रखना ये केंद्र का एक्ट है, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारी काम किसके अंडर में कर रहा है? राज्य सरकार के। सीधी सी बात है, कोई भी अधिकारी होगा अगर राज्य में, तो राज्य के अनुसार ही काम करेगा। वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी राज्य सरकार के अधीन काम करेगा जो राज्य सरकार उसे सौंपेगी। ठीक है, तो ये हमने इसका देख लिया। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को कार्य करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड बना सकती है हर जगह। इन क्षेत्रों में कौन बनाएगी? वो राज्य सरकार ही बनाएगी सलाहकार बोर्ड। और सलाहकार बोर्ड में कौन होंगे? 5 से अनधिक, मतलब अनधिक का मतलब है कि 5 से अधिक नहीं होंगे, कम से कम 5 व्यक्ति समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। मतलब अधिकतम 5 सदस्य ऐसे होंगे, अधिकतम 5 ही सदस्य होंगे बोर्ड में, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ये अपन को देख कर चलना है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नियम बनाने की शक्ति। देखिए धारा 9 में है नियम बनाने की शक्ति। धारा 9 में जो नियम बनाने की शक्ति है वो है केंद्र सरकार की शक्ति। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट धारा 9 में नियम बना सकती है, और धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति है किस पर? राज्य सरकार पर। अब धारा 9 के तहत केंद्र सरकार किन किन चीजों के लिए नियम बना सकती है? देखिए, वह कोई प्रारूप या रीति रीति यानी कोई तरीका निर्धारित कर सकती है। काय के लिए? धारा 3 की उपधारा 2 में जो भेंटें दी गई, भेंटों का मतलब उपहार टाइप की, जो अपन मतलब दुल्हन के लिए मिलते हैं या दूल्हे के लिए मिलती हैं भेंटें, तो उनकी सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित अन्य विषय। मतलब कोई भेंटों में क्या क्या होगा, उपहार में क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन सी चीजों को उपहार मानेंगे, वह केंद्र सरकार बताएगी। उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार ही उसकी सूची जारी करेगी कि हम उपहार किन किन चीजों को मानेंगे। फिर दूसरा किसके लिए नियम बना सकती है? इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय के लिए। मतलब ये जो अधिनियम है इसको लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अगर पॉलिसी की जरूरत होती है या कोई कार्रवाई का बेहतर समन्वय करना है तो उसके लिए नियम बना सकेगी। फिर इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो नियम बनाएगी ना केंद्र सरकार, इनको हमें संसद में रखना पड़ता है। इन नियमों को पारित करवाना पड़ता है, वहां से पास करवाना पड़ता है। तो ऐसे कितने दिनों के अंदर रखेगी? नियम बनाने के 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाए। ये ध्यान रखना, ये पेपर में खूब पूछते हैं कि कितने दिनों के लिए संसद में रखेगी, केंद्र सरकार रखेगी नियमों को। तो 30 दिन की अवधि के लिए, यही पेपर में पूछता है। फिर राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार किन किन विषयों में बना सकती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए नियम बना सकती है धारा 8 खा के तहत, और इसके जो काम होंगे उनको निर्धारित कर सकती है इस अधिनियम के तहत। बेपरिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी 8 खा की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करें, मतलब उसके कामों के लिए बना सकती है नियम। फिर बाकी का अपन इसमें देखते हैं। इसमें बस ऑलमोस्ट बस इतना ही अधिनियम था। कुल 10 धाराओं से संबंधित ये अधिनियम था, जिसमें हमने मोटा मोटा देख लिया कि नियम बनाने की शक्ति दो लोगों को दी गई है। केंद्र सरकार का चूंकि एक्ट था तो केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, वो भी दो चीजों पर। इनके धारा 9 के तहत है। एक तो ऐसे तरीके जिसमें जो उपहार हैं उनकी सूचियों को बनाने का काम होगा, और उन पूरे अधिनियम को लागू करने के लिए प्रशासन में समन्वय करने के लिए, कार्रवाई को बहुत अच्छे से लागू करने के लिए नियम बना सकती है। और फिर इन नियमों को वह संसद में रखेगी, जो 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, मतलब 30 दिन के लिए रखे जाएंगे। दूसरा, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो धारा 8 खा में दिए गए, मतलब 8B में दिए, तो उनके लिए जो काम होंगे, अतिरिक्त काम होंगे, उनको शामिल किया जाएगा इसमें। बस ये दो नियम बनाने की शक्ति थी। फिर 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी था इसका। तो हमें धारा रटना नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली हम याद करेंगे और वो आसानी से याद हो जाएंगे। और देखिए जैसे 8A, मतलब 8A जो था, इसमें कुछ मामलों में सबूत का भार। अब जो सबूत का जो भार था, इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी पर चार्जेस लगे हैं कि भाई ये व्यक्ति दोषी है, तो
दोषी उस पे आरोप लगा है, अभी वो दोषी नहीं है, लेकिन अब उसको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए मुझ पे दहेज प्रतिषेध का आरोप लग गया, अब मुझे कोर्ट में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं इसका दोषी नहीं हूँ। इसके लिए मुझे खुद अपने लिए साक्ष्य रखना पड़ेंगे। तो वो धारा 8A में कहा गया है, सेक्शन 8A। और धारा जो 8 है उसमें क्या कहा है कि इसके तहत, इस एक्ट के तहत हम जो अपराध करेंगे ना, वो उसमें जमानत नहीं मिलेगी हमें, और उसमें हम कोई समझौता भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि दोनों लोग समझौता कर लें, दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला आपस में समझौता कर, तो वो कम, अगर एक बार कोर्ट में मामला पहुंच गया तो उसके बाद तुम समझौता भी नहीं कर पाओगे इन मामलों में। समझौते से बाहर रखा है इनको। और अपराधों का संज्ञान, अब इन पर अपराध जैसे कोई यही दहेज प्रतिषेध से संबंधित संज्ञान में आया, अब ये कोर्ट में चीजें पहुंची, तो कोर्ट में इन मामलों को डील करेगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की रैंक का अधिकारी या महानगर मजिस्ट्रेट, इसमें इसको देखेगा इस अधिनियम को। फिर इसमें हमने देख लिया एक ये दहेज का पत्नी या उसकी वारिसों के लिए फायदा देख लिया, दहेज देने या लेने का करार शून्य हो गया, विज्ञापन पर पाबंदी हो गई, दहेज मांगने के लिए शास्ति यानी दहेज मांगने के लिए दंड क्या क्या है, अगर कोई दहेज मांग ही लेता है तो कम से कम उसको 6 महीने की सजा होगी, ये जो 2 वर्ष तक की अधिकतम हो सकती है, और उसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी होगा, दंड नहीं, केवल मांगने के लिए है, कम से कम 6 वर्ष। और धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए दंड है जो कम से कम 5 वर्ष की होगी, और जुर्माना भी उसमें कम से कम 15,000 होगा, और यह दहेज की मूल्य की रकम के बराबर तक हो सकता है। और फिर इसमें भेंटों की सूची बताई गई थी, भेंटों की सूची पर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है ही। इसमें दहेज की परिभाषा दी है, परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है, विवाह का एक पक्षकार दूसरा पक्षकार को दे दे, या विवाह के किसी भी पक्षकार के द्वारा माता या पिता किसी को भी अन्य व्यक्ति को, बस यही इसमें सब था। और मेन चीज ये है कि इसका 1961 का यह अधिनियम संख्या 28 है। इसका उद्देश्य क्या था, दहेज का देना या लेना इसके तहत रोकना है। और 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित हुआ था। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में इस अधिनियम को संसद के द्वारा लाया गया था। यह हमें देखना होगा। बस इस प्रकार से अगर हम देख लेते हैं, हमें धाराएं रटने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में इस टाइप की धाराएं, आप ये मान लीजिए 100 प्रश्न आए टोटल, तो 100 में से मुश्किल से 5 या 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट धाराएं पूछी जाती हैं। बाकी नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है। तो धारा, अब ये पूछ लिया कि धारा 9 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया। तो अपन ने देख लिया, अगर किसी एक्ट में 2 लोगों को नियम बनाने की शक्ति है, तो 2 लोगों में जैसे केंद्र सरकार हुई, तो केंद्र सरकार को धारा 9 के तहत है, और इसमें धारा 10 के तहत राज्य सरकार को है। अब उसमें विषय बांट दिए कि इन इन विषयों पर इन लोगों को है। तो यही सब आप देख लीजिए बस।